किच्छा की वरिष्ठ समाज सेवी पम्मी बेदी की ओर से सभी देश व प्रदेश वासियों को नए साल, मकर संक्रांति और लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कांग्रेस पोलिंग बूथ के प्रदेश अध्यक्ष किशोर हल्दर की ओर से सभी देश व प्रदेश वासियों को नए साल, मकर संक्रांति और लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नए साल के आगाज पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम दिग्गजों ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर छात्रों को दिए टैबलेट। प्रदेश भर में 2.5 लाख छात्रों को मिलेगा लाभ। नए साल के मौके पर धामी सरकार की सौगात। आज से सरकारी अस्पतालों में तय शुल्क में इजाफा टला। बुजुर्गों, विधवाओं की पेंशन में भी की गई बढ़ोतरी। और हरीश रावत का बड़ा बयान। 70 विधानसभा सीटों में से 45 पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय। जल्द पहली सूची जारी करेगी कांग्रेस। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल का आगाज हो चुका है। सभी ने अपने अपने अंदाज से नए साल का वेलकम किया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नए साल 2022 के मौके पर बधाई और शुभकामनाएं दी। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामना देते हुए कहा कि सुख समृद्धि की कामना करता हूं। प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आप सभी के सहयोग की अपील भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल के मौके पर प्रदेश के छात्रों के लिए निःशुल्क मोबाइल टैबलेट योजना की शुरुआत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सांकेतिक रूप से टैबलेट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ देहरादून से किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 2,75,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। टैब वितरण का कार्यक्रम सभी विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में कार्यक्रम को आयोजित किया गया। चुनाव से ऐन मौके पहले और नए साल के मौके पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने जनता को कई सौगातें दी हैं। शुक्रवार को सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर फैसले लिए गए। क्या कुछ खास रहा कैबिनेट में, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नए साल के मौके पर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने जनता के लिए सौगात का पिटारा खोला है। शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके अलावा भी कई लोक लुभावने फैसले लिए गए हैं। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। आज से सरकारी अस्पतालों में 10% महंगे होने जा रहे इलाज से राज्य के लोगों को फिलहाल राहत मिलेगी। कैबिनेट ने सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं पर 10% बढ़ोतरी के आदेश पर रोक लगा दी है। अब लोगों को सरकारी अस्पताल में ओपीडी की पर्ची, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, खून की जांच पर ज्यादा खर्च नहीं करना होगा। प्रदेश सरकार की शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कुल 25 प्रस्तावों पर फैसले हुए हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने समाज कल्याण की पेंशन योजना के पात्र बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन 1200 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दी गई है। इससे राज्य में 4,66,708 वृद्धावस्था और 1,81,238 विधवा पेंशनर को फायदा मिलेगा।
इसके साथ ही बुजुर्ग पति पत्नी दोनों को ही पेंशन का लाभ मिलेगा। अभी तक बुजुर्ग पति या पत्नी में से एक को ही पेंशन दी जा रही थी। नरेंद्र नगर में विधि संस्थान खुलेगा, 5 वर्षीय कोर्स का संचालन होगा। अतिथि महिला शिक्षक को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। केदारनाथ विकास प्राधिकरण के तहत भूमि की कमी को देखते हुए भवन के निर्धारित मानकों में छूट दी गई। उत्तराखंड विशेष विकास क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण सेवा नियमावली बनी है। नियमित पद मिलेंगे। विशेष क्षेत्रों को विकसित करने में गति आएगी। जानकी चिट्ठी खरसाली से यमुनोत्री रोपवे परियोजना के लिए निविदा के माध्यम से निजी निवेशक के चयन की अनुमति। मसूरी स्थित होटल सिवाय की छत पर हेलीपैड के निर्माण के लिए भवन की ऊंचाई 21.33 मीटर तक बढ़ाने को मंजूरी। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग समूह का ख और ग सेवा संशोधन नियमावली 2021 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली 2021 को मंजूरी। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता मनीष जंगवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष से जानेंगे कि क्या कुछ जो कैबिनेट में फैसला लिया वो किस तरीके से जनहित पे जाएगा। इसके साथ ही मेरा मनीष पहला आपसे ये सवाल है कि नए साल पर धामी सरकार के दिए तोहफे महज चुनावी एजेंडा या वाकई में जनहित के लिए सरकार गंभीर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अब उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक और कभी भी आचार संहिता उत्तराखंड में इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक लग सकती है, तो इसको देखते हुए जो कैबिनेट के फैसले हैं और लोक लुभावन फैसले यहाँ पर कल की कैबिनेट बैठक में जो है वो लिए गए हैं। और उसमें खासकर जो वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाया गया है उससे कहीं ना कहीं जो तमाम ऐसे वृद्ध हैं उत्तराखंड में जो समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन यहाँ पर पा रहे हैं, तो उनको पेंशन बढ़ाकर सरकार ने सीधे तौर से यहाँ पर लुभाने की कोशिश की है। और एक और जो महत्वपूर्ण निर्णय उसके साथ ये जोड़ा गया है कि पति पत्नी दोनों को यहाँ पर पेंशन का लाभ मिलेगा। अभी तक परिवार में यदि अगर एक आदमी को पेंशन का लाभ दिया जा रहा था तो वहाँ पर पत्नी को नहीं दिया जाता था, तो अब पति पत्नी दोनों अगर बुजुर्ग दंपति है तो दोनों का पेंशन का लाभ दिए जाने पर भी कैबिनेट ने मोहर लगाई है। और इसके साथ ही जो तमाम कर्मचारी संगठन है जो उनकी मांगे हैं उनके लिए कई मांगों के लिए मुख्यमंत्री को सीधे रूप से अधिकृत किया गया और 7 ऐसी फैसले हैं जो कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं जिनको मुख्यमंत्री को अब निर्णय लेना है। कैबिनेट बैठक ने जो उन्हें तय किया फैसला लेने के लिए, तो कुल मिलाकर देखे तो जिस तरीके से कल की कैबिनेट बैठक थी उसमें लोक लुभावन वादे भी कल की कैबिनेट बैठक में देखे गए हैं। जी मनीष, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि देखा जाए तो स्वास्थ्य से लेकर बुजुर्गों की पेंशन तक के मामले में सरकार काफी गंभीर दिखाई दी। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, जिस तरीके से हर साल जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो पर्ची कटती है उसका जो शुल्क रहता है वो हर साल बढ़ाया जाता है, लेकिन इस साल सरकार चुनाव में जा रही है तो कहीं ये दाव उल्टा ना सरकार को पड़ता, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में एक तरफ से सरकार कह रही है कि जो जांचें वगैरह है वो भी सरकार के द्वारा निःशुल्क यहाँ पर की जा रही है। तो अगर यहाँ पर जो फीस थी वो बढ़ाई जाती तो कहीं ना कहीं इसका जो सरकार को यहाँ पर उसका नुकसान यहाँ पर चुनाव में हो सकता था। तो इसको देखते हुए सरकार ने जो शुल्क बढ़ोतरी का जो फैसला था उसे इस बार रोक दिया। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को जो अस्पताल जाते हैं उनको भी यहाँ पर साधने की कोशिश सरकार की फैसले से की गई है। जी मनीष, ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की सरकार ने कोशिश की है? बिल्कुल, सरकार भी अब चुनाव की तरफ यहाँ पर और अब कभी 10 जनवरी से जो माना जा रहा है आचार संहिता लग सकती है, तो उसी को देखते जो सरकार है लगातार यहाँ पर लोक लुभावन फैसले ले रही है और लोक लुभावन वादे भी यहाँ पर सरकार कर रही है। तो सीधे तौर से यहाँ पर वोटरों को लुभाने की कोशिश भी की जा रही है और जनता को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है जो धामी सरकार है वो बेहतर काम यहाँ पर कर रही है। जी मनीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस उत्तराखंड की 70 में से 45 विधानसभा सीटों के टिकट जल्द घोषित कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि इन टिकटों पर समिति बन चुकी है और सहमति बनने पर भी फैसला लिया गया है। हालांकि हरदा खुद कहते हुए ये नजर आए कि चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने अभी तक फैसला नहीं लिया। इसको लेकर कोई फैसला न आने
जाने पर अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं है। तो आपको बता दें कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं, हरीश रावत का अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 2022 की शुरुआत में ही हमने, और राजनीतिक दल बहुत बड़ी बातें करते थे, लेकिन हमने बहुत चुपके से जो है अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को बहुत आगे बढ़ा दिया है। मैं अध्यक्ष जी को, अपनी चयन समिति स्क्रीनिंग कमेटी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हम आधे से ज्यादा नामों पर, आधे से ज्यादा नामों पर, क्यों आधे से ज्यादा ही है, 45 के करीब नामों पर हम सर्वसम्मति बना पाए। 2022 की बिसात में चक्राता विधानसभा सीट की बात करें तो अब तक के विधानसभा चुनाव में सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। और क्या कुछ यहाँ पे खास देखने को मिला, आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। साल 2002 में पहली बार चक्राता विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रीतम सिंह विधायक चुने गए, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। 2002 में कांग्रेस से चुनाव लड़े प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड जनवादी पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान को हराया। इसके बाद बारी आई विधानसभा चुनाव 2007 की। इस बार भी चक्राता सीट से कांग्रेस से दोबारा प्रीतम सिंह चुनाव मैदान में कूदे और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी मधु चौहान को हराया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर चक्राता सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रीतम सिंह ने हैट्रिक लगाते हुए जीत का परचम लहराया और उत्तराखंड जनवादी पार्टी के उम्मीदवार मुन्ना सिंह को हार का स्वाद चखना पड़ा। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो साल 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रीतम सिंह को 33,187 वोट मिले थे, जबकि मुन्ना सिंह चौहान को 26,533 वोट मिले। तीसरे नंबर पर भाजपा पार्टी के उम्मीदवार कमला चौहान रही, जिन्हें 1,943 वोट मिले। जबकि वोट प्रतिशत की बात की जाए तो साल 2012 में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 51.16% रहा। उत्तराखंड जनवादी पार्टी का वोट शेयर 40.9% और भाजपा का वोट शेयर 3% रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े कुछ इस तरह से रहे। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रीतम सिंह ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की और तब तक पाला बदल चुके मुन्ना सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़े, उनको एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा। वोट शेयर की बात की जाए तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 48.91 रहा, भाजपा को 46.75% और बसपा का वोट शेयर 3.32% रहा। बात 2022 की बिसात की करें तो जाहिर है कि कांग्रेस की तरफ से 4 बार इस सीट से विधायक चुने गए प्रीतम सिंह को कांग्रेस मैदान में उतारेगी। हालांकि बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर से अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। वहीं आम आदमी पार्टी समेत सपा और बसपा भी चुनावी मैदान में इस सीट पर उम्मीदवारों को उतारेंगी। ऐसे में कुछ भी कह पाना जरा मुश्किल होगा। हाँ, इतना जरूर है कि अब तक इस सीट के इतिहास पर कांग्रेस ही फतह करती आई है, लेकिन क्या इस बार कुछ परिवर्तन होगा या एक और इतिहास कांग्रेस अपने नाम करेगी, ये भी देखना होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। और अब बात करेंगे 2022 की बिसात की। उत्तरकाशी जिले की पुरोला और गंगोत्री विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों की तस्वीर तो हम आपको दिखा चुके हैं। आज हम आपको यमुनोत्री विधानसभा सीट के राजनीतिक घटनाक्रम को दिखाएंगे और समझाएंगे कि इस विधानसभा सीट पर किस पार्टी का पल्ला भारी रहा और किसका कमजोर। आइए दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। यमुनोत्री विधानसभा सीट उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आती है और 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केदार सिंह रावत यहां से विधायक चुने गए। हालांकि कभी केदार सिंह कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ राजनीतिक मैदान में है। यमुनोत्री विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां से अब तक सबसे ज्यादा संख्या में दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। हालांकि सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चाएं हैं कि कभी निर्दलीय विधायक रहे प्रीतम सिंह पवार, जो इस वक्त बीजेपी में हैं, वो भी इस विधानसभा से ताल ठोक सकते हैं। प्रीतम सिंह पवार यमुनोत्री से विधायक भी रह चुके हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का भी इस लिस्ट में नाम शामिल है।
मगर अभी तक खुलकर उन्होंने अपनी दावेदारी पेश नहीं की है। इन दावेदारों की लिस्ट में जो दमदार दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं वो हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगवीर भंडारी। जगवीर का यमुनोत्री विधानसभा सीट पर बड़ा जनाधार है। उधर कांग्रेस की बात करें तो 2017 में इस सीट से संजय डोभाल बीजेपी के केदार सिंह रावत से हार गए थे। कांग्रेस के पास इस सीट पर फिलहाल कोई पक्के तौर पर दावेदारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर बड़े दावेदार की तलाश में है। निर्दलीय दावेदारों के नाम पर दीपक बिजलवाड़ का नाम सबसे आगे सामने आ रहा है। मौजूदा वक्त में दीपक जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और युवाओं के बीच बिजलवाड़ की मजबूत पकड़ है। सियासी समीकरणों को बारीकी से देखा जाए तो यमुनोत्री विधानसभा सीट से कांग्रेस कम और निर्दलीय उम्मीदवार एक बड़ी चुनौती बनकर बीजेपी के लिए परेशानी बन सकते हैं। ये तो 2022 के लिए बन रहे सियासी समीकरणों की तस्वीर थी, लेकिन अब तक के विधानसभा चुनाव में हुए मुकाबले में इस विधानसभा सीट का रिकॉर्ड कैसा रहा, चलिए इसको भी समझ लीजिए। 2002 में पहली बार उत्तराखंड क्रांति दल के उम्मीदवार प्रीतम सिंह पवार विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार केदार सिंह को हराया, जबकि 2007 में पासा पलट गया और कांग्रेस के उम्मीदवार केदार सिंह ने उक्रांद के प्रीतम सिंह को पटकनी देकर हराया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में उक्रांद के प्रीतम सिंह पवार दूसरी बार विधायक चुने गए और एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस के केदार सिंह को मात दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण ऐसे बदले कि कांग्रेस के केदार सिंह भाजपा के हो गए और पार्टी ने उन्हें यमुनोत्री विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। केदार सिंह रावत ने 2017 में कांग्रेस के संजय डोभाल को इस सीट से हराकर जीत हासिल की थी। यमुनोत्री विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास को समझने के बाद एक ही लबो-लबाब निकलकर सामने आता है कि कभी उक्रांद तो कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदियों को यहाँ मात देती आई है। लेकिन 2022 की बिसात में उभरे नए समीकरणों को देखा जाए तो बीजेपी के लिए कांग्रेस कम और निर्दलीय ज्यादा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हाईकमान टिकट को लेकर किस पर दांव खेलेगा ये देखना होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। नए साल के आगाज पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम दिग्गजों ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर छात्रों को दिए टैबलेट। प्रदेश भर में 2.5 लाख छात्रों को मिलेगा लाभ। नए साल के मौके पर धामी सरकार की सौगात। आज से सरकारी अस्पतालों में तय शुल्क में इजाफा टला। बुजुर्गों, विधवाओं की पेंशन में भी की गई बढ़ोतरी। और हरीश रावत का बड़ा बयान। 70 विधानसभा सीटों में से 45 पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय। जल्द पहली सूची जारी करेगी कांग्रेस। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग।